अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो आपके रेगुलेशन है वो है पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रिव्यू ऑफ IEE एंड EIA रेगुलेशन। ठीक है, तो सेक्शन 33 के तहत पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को ये इख्तियार है कि वो नए रूल्स एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए बना सकती है। तो इसने ये वाला रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करवाया था 2000 में EPA ने। Short title and commencement यानी this regulation may be called the Pakistan Environmental Protection Agency Review of Initial Environmental Examination and Environmental Impact Assessment 2000 कहलाएगा। डेफिनेशन की अगर बात करें तो एक्ट का मतलब है 1997 का एक्ट, डीजी का मतलब यू नो वेरी वेल, EIA का मतलब है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके अलावा इसकी फुल डेफिनेशन आप जो है वो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 11 में देख सकते हैं। IEE का मतलब है इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन। सेक्शन 2 के सब सेक्शन में आप जाकर IEE की फुल डेफिनेशन देख सकते हैं। देखें, जब भी आपने एक्ट पढ़ना हो स्टूडेंट, कोई भी जो है रेगुलेशन पढ़ रहे हो आप, चाहे वो इन्वायरमेंटल सैम्पल रूल हो, चाहे वो NEQs का रूल हो, चाहे वो लेबोरेटरी की सर्टिफिकेशन का रूल हो, चाहे वो पोल्यूशन कैलकुलेशन एंड कलेक्शन का रूल हो, चाहे वो IEE या ये कोई भी, या हमने जो स्मार्ट रूल पढ़ा था वो हो, कोई भी रूल हो, साथ में आपने एक्ट को खोल के रखना है, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है, एक्ट का पार्ट है ये। बहुत सारी जगहों पे आपको रेफरेंस दिया जाएगा कि आप एक्ट में जाकर इसकी डेफिनेशन देखें। ठीक है, सेक्शन का मतलब है सेक्शन ऑफ द एक्ट। प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग एन IEE, अब यहाँ पर इसके जो है रेगुलेशन 3 में बता रहे हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे वो जिनके लिए IEE करना पड़ेगा, इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन करनी होगी, वो कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे। अब प्रोपोनेंट वो होता है जो जो प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोजल देता है प्रोजेक्ट का, मालिक समझ लें, ओनर समझ लें किसी भी प्रोजेक्ट का, वो प्रोपोनेंट कहलाता है। तो a proponent of a project falling in any category listed in schedule 1 shall file an IEE। ठीक है, schedule 1 अंदर इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच्ड है। तो schedule 1 में जो इंडस्ट्री जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो IEE करेंगे। तो हम schedule 1 देख लेते हैं। This is schedule 1 list of projects requiring an IEE। तो स्केड्यूल 1 में एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक एंड फिशरीज के जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो IEE करेंगे। यानी प्रोजेक्ट बनने, ये वाले प्रोजेक्ट्स बनने से पहले उन्हें एक इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन करना होगा उस जगह पर जाकर, और फिर उसकी एक रिपोर्ट बनानी होगी, और फिर वो रिपोर्ट EPA को सबमिट करवानी होगी। फिर वो EPA अगर अप्रूव करता है तो वो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू कर सकते हैं। अगर EPA ने अप्रूव नहीं किया तो फिर वो काम नहीं हो सकेगा। ये पोल्ट्री या ये लाइफ स्टॉक है, ये फिश फार्म व्हाटएवर, ये नहीं रख सकेगा। तो एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक फिशरीज में पोल्ट्री, लाइव स्टॉक, स्टड एंड फिश फार्म विद टोटल कॉस्ट मोर देन 10 मिलियन, 10 मिलियन से बड़ा जो प्रोजेक्ट होगा पोल्ट्री का, लाइव स्टॉक का, वो IEE करेंगे। प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग रीपैकिंग, फॉर्मुलेशन एंड वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ये भी इसमें शामिल है। एनर्जी सेक्टर की तरफ अगर देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के जो प्लांट्स होंगे या प्रोजेक्ट लगेगा लेस देन 50 मेगावाट वाला, उसका IEE करना होगा। इसके अलावा थर्मल पावर जनरेशन कहीं करना है लेस देन 200, तो उसका जो है आपको IEE करना होगा। इसी तरह ट्रांसमिशन लाइन्स, ऑयल एंड गैस ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, गैदरिंग, ये वो वेस्ट एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट, इन तमाम का आपको IEE करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग सेरामिक ग्लास विद टोटल कॉस्ट मोर देन 50 मिलियन से ज़्यादा होगा, जो प्रोजेक्ट 50 मिलियन से
ज़्यादा की लागत का कोई सेरामिक या ग्लास का प्रोजेक्ट होगा तो उसका IEEE करना होगा। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, शुगर मिल, बेवरेजेस, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट और ये तमाम के लिए ही करना होगा। मैन मेड फाइबर्स, रेजिन, ठीक है, 100 मिलियन से ज़्यादा का कोई प्रोजेक्ट है वो IEEE करेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एप्रल, डाइंग, प्रिंटिंग, ठीक है, 25 मिलियन से ज़्यादा के ये डाइंग, मिल्क प्रिंटिंग वगैरह के जो प्रोजेक्ट होंगे वो IEEE करेंगे। वुड प्रोडक्ट्स, मिनरल एंड माइनिंग प्रोसेसिंग के जो हैं वो प्रोजेक्ट्स भी IEEE करेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का कोई बिजनेस है, जैसे हाईवेज हैं, एक्सेप्ट मेंटेनेंस, रीबिल्डिंग, ठीक है, 50 मिलियन से बड़ा प्रोजेक्ट है IEEE करेगा। पोर्ट हार्बर डेवलपमेंट शिप्स, ठीक है, ये जो है वो यहाँ पर 500 ग्रॉस टन से ज़्यादा का कोई शिपिंग वाला मामला है तो उधर आपका IEEE होगा। वाटर मैनेजमेंट, डैम्स, इरिगेशन एंड फ्लड प्रोटेक्शन के हवाले से ये प्रोजेक्ट्स हैं। डैम्स बन रहा है, इरिगेशन का कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उनका IEEE होगा। वाटर सप्लाई, ट्रीटमेंट, वेस्ट डिस्पोजल का कोई यूनिट बना रहे हैं तो वहाँ उसका भी IEEE होगा। अर्बन डेवलपमेंट और टूरिज्म का कोई प्रोजेक्ट है, हाउसिंग स्कीम है कोई, यानी कोई जो है ये हाउसिंग स्कीम जो आपकी होती है, सोसाइटीज़ बन रही होती है, अर्बन सोसाइटीज़, वो जो है उनका भी IEEE होगा। इसके अलावा अदर प्रोजेक्ट यानी एनी अदर प्रोजेक्ट फॉर विच फाइलिंग ऑफ एन IEEE इज रिक्वायर्ड बाय द फेडरल एजेंसी अंडर सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 5, यानी इन प्रोजेक्ट्स के अलावा भी फेडरल एजेंसी अगर चाह रही है तो उसका IEEE होगा। उसके लिए आप रेफर करें सब रेगुलेशन 2 रेगुलेशन 5। अब हम रेगुलेशन 5 के सब रेगुलेशन 2 में जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। ये है 5 रेगुलेशन और इसका सब रेगुलेशन 2 ये रहा। Notwithstanding anything contained in sub-regulation 1, the federal agency may direct the proponent of a project whether or not listed in Schedule 1 or 2, ठीक है, चाहे वो Schedule 1 और 2 में हो ना हो, अगर फेडरल एजेंसी चाह रही है तो वो IEEE या EIA मांग सकती है किसी भी काम के लिए, यानी किसी भी प्रोजेक्ट को, अगर उनको ऐसा लगता है कि इससे इन्वायरमेंटल नुकसान हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसके लिए भी EPA को क्या करना होगा, इन्वायरमेंटल असेसमेंट एडवाइजरी कमेटी जो बनाई हुई है उसके उनकी रिटन फॉर्म में लाना होगा कि हमें ये करना है, ठीक है। तो देखें इस तरह क्या होगा कि EPA को भी बाउंड किया हुआ है ताकि वो कहीं पर अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा ना उठाए। राइट, अब प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग एन EIA। अब EIA के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो Schedule 2 में लिखे हुए हैं, लेट्स सी, जिनका EIA करना है। इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन जो है वो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए होता है जिनके नुकसानात इन्वायरमेंट पे कम होते हैं या ऐसे नुकसानात होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, यानी वक्ती तौर पर जो है वो पॉल्यूशन हो रही है फिर ठीक हो जाएगा, यानी रिवर्सिबल होते हैं, यानी सही हो सकते हैं। EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक बड़ा फ्रेमवर्क है, एक जो ज़्यादा पॉल्यूशन कॉजिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका EIA करना होता है, या ऐसा प्रोजेक्ट जिसके नतीजे में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो अराइज हो रही हो वो इरिवर्सिबल यानी वो ठीक ना हो पाए जल्दी, तो फिर उनका EIA करते हैं। Schedule 2 में आप देख लें डायरेक्ट एनर्जी से शुरू हो रहा है, तो इसमें आपको फूड वगैरह के प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बड़े जो है पॉल्यूशन कॉजिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं ये वाले EIA वाले। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ओवर 50 मेगावाट, ठीक है, IEEE किसका कर रहे थे आप, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लेस देन 50 मेगावाट, और यहाँ पर ओवर 50 मेगावाट अगर हो रहा है तो फिर उसका EIA होगा। इसी तरह थर्मल
पावर जनरेशन ओवर 200 मेगावाट, वहां पर लेस देन था, यहाँ पर मोर देन है। इस तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, इनका आपका EIA होगा। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग, सीमेंट, केमिकल प्रोजेक्ट, फर्टिलाइजर प्लांट, ये तमाम जो हैं बड़े पॉल्यूशन कॉजिंग है, तो ये सभी EIA में। फूड प्रोसेसिंग, वो वाले प्रोजेक्ट जिनकी लागत 100 मिलियन से ज़्यादा हो। इंडस्ट्रियल स्टेट्स, मैन मेड फाइबर, उनकी पेस्टिसाइड, पेट्रोकेमिकल्स, लेदर, टैनिंग, ठीक है, माइनिंग, प्रोसेसिंग ऑफ कोल, गोल्ड, कॉपर, सल्फर, स्मेल्टिंग, ये खतरनाक प्रोजेक्ट्स। एयरपोर्ट्स, बड़े हाईवेज, बड़े रोड्स, पोर्ट्स एंड हार्बर्स, रेलवे लाइंस, ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनका EIA होता है। डैम्स, इरिगेशन, IEE उनका डैम्स का हो रहा है, छोटे डैम्स का IEE, बड़े डैम्स का EIA। वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट, वेस्ट डिस्पोजल, अगेन ये बड़े वाले हैं, ज़्यादा एरिया कवर जो कर रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट, बड़ी लार्ज सिटीज, उनका EIA होगा। जैसे बैरिया टाउन है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका EIA होना चाहिए था। इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज, कुछ एरियाज ऐसे हैं आपकी कंट्री में जिनको इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया कह दिया गया है। अब उस एरिया में चाहे छोटा सा प्रोजेक्ट लगे, चाहे बड़ा सा लगे, कोई भी प्रोजेक्ट लगे, उसका EIA होगा, ठीक है। छोटे प्रोजेक्ट का यूजुअली IEE हो रहा है, लेकिन अगर वो छोटा प्रोजेक्ट किसी ऐसे एरिया में है जिसको EPA ने इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया अप्रूव कर दिया है, तो वहां पर अब EIA करके देना होगा। अदर प्रोजेक्ट, अगेन वही बात, सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 5 के तहत EIA EPA चाहे तो क्या कर सकती है, EIA मांग सकती है, IEE मांग सकती है। तो ये हो गया रेगुलेशन 4। रेगुलेशन 5 कहता है projects not requiring an IEE or EIA. A proponent of a project not falling in any category listed in Schedule 1 and 2 shall not be required to file an EIA or EIA. यानी जो प्रोजेक्ट स्केजुअल 1 और स्केजुअल 2 में नहीं आ रहे, वो ना EIA देंगे ना IEE देंगे। लेकिन कौन से देंगे, यहाँ पर भी जो एक्सेप्शंस हैं, वो प्रोजेक्ट an EIA if the project is likely to cause an environmental adverse effect। अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि इसका नाम नहीं है इस लिस्ट 1 में या लिस्ट स्केजुअल 1 स्केजुअल 2 में नहीं है, लेकिन ये कर सकता है, ये प्रोजेक्ट एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट कर सकता है, तो फिर उसका EIA करना होगा, ठीक है। सब रेगुलेशन 2 हम देख चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ IEE और EIA पे आ जाते हैं। प्रिपरेशन कैसे करनी है, द फेडरल एजेंसी में इशू गाइडलाइंस, ठीक है, फेडरल एजेंसी गाइडलाइन देगी कि कैसे करना है IEE और EIA। द फेडरल एजेंसी में इशू गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ एन IEE और एन EIA इंक्लूडिंग guidelines of general applicability and sectoral guidelines indicating specific assessment requirements for planning, construction and operation of projects relating to particular sector। प्लानिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से लेकर ऑपरेशन, यानी प्रोजेक्ट लगने की प्लानिंग, फिर कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर वहां पर काम शुरू हो जाता है, आपका बिजनेस शुरू हो जाता है, ऑपरेशन कहलाता है वो। तो इन तमाम के हवाले से जो है फेडरल एजेंसी गाइडलाइन देगी और उसके तहत IEE और EIA कंडक्ट किया जाएगा। बहुत सारी जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो आपको EIA और IEE की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो इदारे EPA से अप्रूव होते हैं। EPA जो है वहाँ का ऑडिट वगैरह करता है और उनको जो है इस काबिल समझता है कि वो किसी जगह का EIA IEE कर। फिर अगर आप प्रोपोनेंट है, आपने प्रोजेक्ट लगाना है, आप डिफरेंट जो ये इदारे हैं IEE EIA करने वाले कंसल्टेंट्स हैं, इनकी मदद लेकर IEE EIA प्रिपेयर करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। वो जो कंसल्टेंट्स हैं या वो जो सर्विसेज प्रोवाइडर है, वो आपको पूरा काम करके देता है, फिर वो रिपोर्ट
जाके ईपीए में सबमिट होती है। ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। Where guidelines have been issued under sub regulation 1 and IEE or EIA shall be prepared, ठीक है, to the extent practicable in accordance thereof and the proponent shall justify, ठीक है। इसका मतलब ये है कि IEEE और EIA जो गाइडलाइन ईपीए ने दी है उसके हिसाब से करना होगा, और अगर उस रिपोर्ट में या उस प्रोसेस में कोई चीज़ प्रोपोनेंट ऐड कर रहा है या माइनस कर रहा है तो वो जस्टिफाई करेगा अपनी रिपोर्ट में कि उसने वो वाली पर्टिकुलर गाइडलाइन क्यों फॉलो नहीं की या उसने कोई मजीद काम एक्स्ट्रा क्यों किया है, वो जस्टिफाई करेगा अपनी रिपोर्ट में। रिव्यू फीस, अच्छा रिपोर्ट के साथ आपको रिव्यू फीस भी देनी होगी ईपीए को। द प्रोपोनेंट शैल पे एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एन EI और IEE a non-refundable review fee to the federal agency as per rate shown in Schedule 3. Schedule 3 में इसके रेट लिखे हुए हैं कि क्या डॉक्यूमेंट के साथ कितनी फीस देनी होती है। देखिए एक फीस तो वो है जो आप सर्विस प्रोवाइडर को देंगे, जो आपका IEE और EIA करेगा, फिर वो डॉक्यूमेंट बना देगा and then you have to submit that report along with a non-refundable review fee to the federal agency. So let's see those fees in the Schedule 3. This is the, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट जिनका 50 लाख से अबव है कॉस्ट उस प्रोजेक्ट की, तो अप टू है, मतलब अप टू 50 लाख है, उनकी कोई फी नहीं है। फिर उसके बाद जो 50 से 10 करोड़ तक जा रहे हैं उनकी IEE की जो है 10,000 रुपये जमा कराने होंगे अलॉन्ग विद रिपोर्ट IEE एंड और EIA के लिए 15,000। और वो जिनका जो है करोड़ से भी ज़्यादा जा रहा है देन उसके आपकी 15,000 IEE एंड EIA 30,000। Filing of IEE and EIA, 10 paper copies and 2 electronic copies, ठीक है, shall be filed with the federal agency. Every IEE and EIA shall be accompanied by an application, यानी रिपोर्ट के साथ एक एप्लीकेशन होगी, स्केड्यूल 4 में लिखी हुई एप्लीकेशन, और कॉपी ऑफ रिसिप्ट शोइंग पेमेंट ऑफ रिव्यू फी, और एक जो है वाउचर भी लगेगा कि हमने फीस जमा करवा दी है बैंक में, ठीक है। तो स्केड्यूल 4 देख लेते हैं जो रिपोर्ट के साथ जाएगा। दिस इज द स्केड्यूल 4। नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रोपोनेंट, फोन, फैक्स, टेलीफोन, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट, फिर IEE दिया है, EIA दिया है, वो लिखना है, अटैच किया है हाँ या ना, जाहिर है हाँ एक साथ ही दे रहे हैं। हैव ऑल्टरनेटिव साइट्स बीन कंसीडर्ड, ठीक है, यानी जिस साइट पर आपने वो प्रोजेक्ट लगाना है अगर वहाँ के लिए EIA अप्रूव नहीं कर रही EPA, तो क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव साइट आपने सोच रखी है कि आपने वो वहाँ फैक्ट्री नहीं लगानी और कहीं और लगा देनी है, तो वो भी आपको बताना है। एग्जिस्टिंग लैंड यूज, अभी जहाँ पर आप प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं वहाँ अभी क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर कोई ऑलरेडी कोई काम हो रहा है, वहाँ ऑलरेडी कोई रह रहा है, या वहाँ प्लांट्स है, और या वो कोई कचरा कुंडी है, या वो खाली जगह है, वट जो भी वहाँ पर एग्जिस्टिंग लैंड यूज है वो आपको बताना है। लैंड की रिक्वायरमेंट कितनी है, आपको कितनी लैंड चाहिए होगी अपने काम के लिए, वो आपको लिखना है। इसके अलावा और ये तमाम चीज़ें हैं जो टिक मार्क करनी है कि रेनफॉल, एम्बिएंट क्वालिटी, सब कुछ डेटा आपने देख लिया है, सो ऑन। ये तमाम चीज़ें देख लेंगे और वो फिल करके दे देंगे साथ में। वेरिफिकेशन, आई डू फॉर्म, ठीक है, ये सारी बातें कि जो मैंने लिखा है वो सब सही है वगैरह वगैरह। डेट, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ प्रोपोनेंट विद ऑफिशियल स्टैम्प, सील। Let's move back to the regulation.
रेगुलेशन 8, ठीक है। फिर उसके बाद रेगुलेशन 9 है, प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ द EIA और टू फेडरल एजेंसी कंफर्म डेट। अच्छा, अब EPA का काम शुरू होता है कि EIA की रिपोर्ट कंप्लीट है, रिव्यू प्रोसेस के लिए 10 दिनों में EPA को बताना है, नहीं है तो वो बताएंगे और जो है प्रोपोनेंट फिर मजीद उसके ऊपर काम करेगा। Return the EIA to the proponent for revision, clearly listing the points requiring further study। अगर उनको लगता है कुछ चाहिए तो वो दोबारा रिपोर्ट भेज देंगे और फिर दोबारा प्रोपोनेंट उसमें जो है मॉडिफिकेशन करके भेजेगा। Public participation in the case of an EIA, the federal agency shall simultaneously with issue of confirmation of completeness under clause A of sub regulation 1 of regulation 9। उसके बाद क्या करेगा EPA, किसी इंग्लिश या उर्दू नेशनल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देगा कि भाई फला जगह प्रोजेक्ट लग रहा है, तो आप लोगों के इलाके में लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस हिसाब से वहाँ के लोकल्स को भी पता होना चाहिए कि उनके एरिया में क्या हो रहा है। तो EPA ये नोटिफिकेशन जारी करेगा, पब्लिश करेगा न्यूज़पेपर में। EIA हियरिंग्स में शायद आप लोग कोई गया हो, तो फिर वहाँ EIA हियरिंग होती है, ओपन होता है सबके लिए, जो भी जाना चाहे वहाँ जा सकता है। तो ये लेकिन करना ज़रूरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ द लॉ। यूजुअली अगर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते तो ये जो है इन हियरिंग्स में आमतौर पर लंच प्रोवाइड कर दिया जाता है, रिफ्रेशमेंट्स रख दी जाती हैं, सपर रख लिया जाता है, तो फिर जो है लोग ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। कोई फी नहीं होती, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी किसी भी EIA हियरिंग में जाना चाहे जा सकता है। अक्सर और बेशतर एजेंट प्लाजाज में EIA हियरिंग हो ही रही होती है। The notice issued under sub regulation 1 shall fix a date, time and place for public hearing, ठीक है। अच्छा, 30 दिन पहले इसका जो है वो न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है कि हो रही है हियरिंग, ताकि उससे पहले अगर वहाँ के लोकल्स को किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो शिकायत दर्ज करा सके। फिर उसके बाद क्या होता है, EIA हो जाती है, फिर EIA की हियरिंग हो जाती है। फिर उसके बाद EPA उन वहाँ पर मौजूद लोगों के भी कमेंट्स लेती हैं और सबको मिल मिलाकर फिर फाइनल नतीजा निकाला जाता है कि प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया या नहीं, और फिर फैसला दिया जाता है प्रोपोनेंट को। और इसके अलावा जो फेडरल एजेंसी है वो फिर कुछ और गाइडलाइंस भी दे देती है, जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है उनके जो उन्होंने पॉइंट्स ऐड करवाए होते हैं उसको भी शामिल कर अगर किए होते हैं तो। फिर रिव्यू का प्रोसेस शुरू हो जाता है विद इन 45 एंड 90 डेज जो है, 45 डेज में IEE और 90 डेज में EIA का जो है उनको रिव्यू कर रिजल्ट देना होता है, ठीक है। अच्छा, ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है सब कुछ और बहुत डिटेल है। अच्छा, फैसला जो है वो बेस करता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट डॉक्यूमेंट की, ठीक है। जो डेटा प्रोपोनेंट ने दिया था उसको अच्छी तरह देखा जाता है, क्वांटिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली भी। इसके अलावा कमेंट फ्रॉम द पब्लिक एंड गवर्नमेंट एजेंसीज जो है उसको भी देखा जाता है और फिर डिसीजन जो है वो दिया जाता है। तो decision on completion of the review, the decision of the federal agency shall be communicated to the proponent in the form prescribed in Schedule 5 in the case of an EIA and in the form prescribed 6 in the case of EIA, ठीक है। जो डिसीजन है वो फॉर्म की सूरत में दिया जाता है। अगर IEE रिपोर्ट थी तो उसका स्केड्यूल 5 देख लें फॉर्म, और अगर EIA की रिपोर्ट थी तो उसके लिए स्केड्यूल 6 में फॉर्म दिया हुआ है, देख लेते हैं। ये स्केड्यूल 5 है। नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रोपोनेंट, अगर IEE की जो है वो एप्लीकेशन दी गई थी तो उसका डिसीजन इस तरह वो फेडरल एजेंसी की तरफ से कुरियर होगा प्रोपोनेंट को।
नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रोपोनेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, डेट ऑफ फाइलिंग, किस डेट को IEEE की रिपोर्ट सबमिट करवाई थी. आफ्टर केयरफुल रिव्यू of the IEEE, the federation agency has decided to accord this approval subject to the following condition. यानी ए में कह रहे हैं हाँ हम हैं, हमें मंजूर है, हम अप्रूव करते हैं, लेकिन हम अगर या तो यस होगा या यस विथ सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशन होगी कि हाँ हम अप्रूव करते हैं, बस हमारी इतनी सी शर्त है कि कोई छोटी सी बात या बड़ी सी बात कोई भी हो सकती है कि भैया आप ये वाली मशीन की जगह ये वाली मशीन यूज कर लें, इस प्रोसेस की जगह वो प्रोसेस यूज कर लें, तो कम इन्वायरमेंट पर बर्डन आएगा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है. या फिर ये हो सकता है कि proponent should submit an EIA for the project, यानी IEE उनको काफी नहीं लगा उस प्रोजेक्ट के लिए, तो अब EPA क्या कहेगी कि आप हमें EIA भेजें इस प्रोजेक्ट का. या तो ये जवाब होगा A या तो B होगा. ठीक है. इसके अलावा अब अगर IEEE की EIA की बात की जाए तो उसका जवाब ऐसे होगा. नेम एंड एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, आफ्टर केयरफुल रिव्यू to accord its approval subject to the following condition. ठीक है. या आप दोबारा या तो यस होगा, ठीक है, फिर सर्टेन कंडीशन, या फिर ये होगा कि प्रोपोनेंट जो है दोबारा एक EI रिपोर्ट जमा करवाए और उसमें ये कुछ और काम करके जमा कराए, या क्लियरली रिजेक्ट हो जाएगा. तो ये कोई भी जवाब हो सकता है, कोई भी डिसीजन हो सकता है EPA का. थर्टीन में है कंडीशंस ऑफ अप्रूवल, के कंडीशंस क्या होंगी अप्रूवल की. ठीक है. अगर हाँ हो रहा है और कुछ कंडीशन है तो वो ये हो सकती हैं कि design the project shall be designed and constructed and mitigatory and other measures adopted strictly in accordance with the IEEE EIA. यानी डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन और ये मिटिगेशन कैसे करेंगे, यानी कोई रिवर्स जो है एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आ रहा है तो उसकी मिटिगेशन कैसे करोगे, सही कैसे करोगे उसको, तो वो अगर वो सब कर रहे हैं तो यस वी अप्रूव दैट. अच्छा. Where the federal agency accords approval subject to certain condition, the proponent shall before commencing construction of the project acknowledge acceptance of this stipulated condition by executing and undertaking the form. काम शुरू करने से पहले क्या होगा, schedule 7 भेजेगा proponent. Let's see the schedule 7. ठीक है. अंडरटेकिंग फॉर्म में कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस, कि जो भी EPA की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं उसे फॉलो करेंगे. डीम्ड अप्रूवल, अगर EPA जो है वो लेट हो गई है तो कितना लेट हो सकती है वो यहाँ पर रिटर्न है, आप देख लें. एक्सटेंशन कितना हो सकता है रिव्यू पीरियड में, अगर EPA को थोड़ा और वक्त रिक्वायर्ड है रिव्यू करने के लिए तो वो कर सकती है. लॉ इसकी इजाज़त अंडर इन सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 12 के तहत देता है. वैलिडिटी पीरियड ऑफ अप्रूवल कितना होता है, किसी भी EIA IEEE का जो अप्रूवल है वो कितना अरसा चलेगा, 3 साल के लिए चलेगा. यानी ऐसा नहीं है कि 3 साल गुजर गए तो फिर आप काम करें, अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए परमिशन वगैरह लेनी होगी, दोबारा फॉर्म करना होगा और अर्जी दर्ज करनी होगी. और समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि मना हो जाए एंड यू हैव टू डू अगेन द होल प्रोसेस. अगर आपने 3 साल के दौरानिए के अंदर प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया था तो हो सकता है कि अब आपको पूरा दोबारा करना पड़े, क्योंकि वक्त के साथ साथ इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती रहती है. एंट्री एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, फॉर पर्पसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एनी मैटर रिलेटेड टू द रिव्यू और टू द कंडीशंस ऑफ अप्रूवल,
prior to, during और after commencement of construction and operation of a project, यानी बनने से पहले, बनने के दौरान और बनने के बाद भी जो है वो फेडरल एजेंसी एंट्री भी कर सकती है और इंस्पेक्शन भी कर सकती है और देख सकती है कि जिन शर्तों पर हमने EIA और IEE अप्रूव किया था तो क्या उसकी कंप्लायंस हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो काम रोक दिया जा सकता है, सजाएं भी हो सकती है। और इसके अलावा फिर जो है इश्यू आफ्टर इश्यू ऑफ अप्रूवल द प्रोपोनेंट शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू द फेडरल एजेंसी, ठीक है, कंप्लीशन ऑफ रिपोर्ट देगा जब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बन जाएगा, जब यानी हाँ कर दी थी EPA ने, प्रोपोनेंट ने प्रोजेक्ट बना लिया, अब जब प्रोजेक्ट बन गया तो अब उसकी भी रिपोर्ट देगा EPA को प्रोपोनेंट। कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस भी देगा कि भाई हम जो है वो उसी तरह सब कुछ काम कर रहे हैं। एनुअल रिपोर्ट जाया करेगी तो उसमें बताया जाएगा कि भाई हमने आपने जो जो हमें गाइडलाइन दी थी हम उसको फॉलो कर रहे हैं और हम एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा इन रिपोर्ट के अलावा जो है EPA जो है वो चाहे कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है उस प्रोपोनेंट से, उस इंडस्ट्री से, उस प्रोजेक्ट से। अच्छा, हमने याद कर स्मार्ट रूल में बात की थी कि स्मार्ट वाली जो रिपोर्ट्स जा रही हैं उसका EPA की EIA की रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी जगह देनी है या अपनी जगह देनी है, ठीक है। कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि भाई हम एक दे रहे हैं तो दूसरी ना दें, ऐसा नहीं है। हर एक की जो है वो अपना कानून है, तो सारी रिपोर्ट्स जाएंगी। कैंसिलेशन ऑफ अप्रूवल नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रेगुलेशन, ये जो ऊपर रेगुलेशन दिए गए हैं इसमें से कोई भी जो है बात अगर फॉलो नहीं की गई तो आपका अप्रूवल कैंसिल हो सकता है। शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा पहले कि भाई आप अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे तो आपको जो है वो हाजिर होना पड़ेगा विद इन 2 वीक्स। अगर आप नहीं होते तो फिर आपको जो है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जब जो अप्रूवल कैंसिल अगर हो गया तो आपको कंस्ट्रक्शन रोकनी पड़ेगी, काम रोकना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हो गई थी, इंडस्ट्री बन गई थी और आपका इंडस्ट्री का पहिया चलना शुरू हो गया था तो अब आपको ऑपरेशन भी रोकना पड़ेगा अगर आप फॉलो नहीं कर रहे सारी चीज़ों को। तो अगर आपका कैंसिल हो गया अप्रूवल तो किसी भी स्टेज पर। देखिए ये सारी है लॉ की बातें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, ऐसा नहीं होता। ये आप भी जानते हैं पाकिस्तान के हालात क्या हैं, तो इतना कुछ नहीं हो रहा, लेकिन है वी डू हैव लॉज। रजिस्टर्स ऑफ IEEE EIA प्रोजेक्ट, EPA को रजिस्टर्स मेंटेन करने होंगे अपने पास, जिसमें उसके पास तमाम जितने भी EIA की रिपोर्ट्स आती है वो और IEEE की जो रिपोर्ट्स आती है वो सब मेंशन करनी होंगी उसको। ये रजिस्टर्स होंगे EPA के पास। इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज अभी हमने बात की थी कि क्या होते हैं, और इन्वायरमेंटल असेसमेंट एडवाइजरी कमेटी भी बनती है रेगुलेशन में, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और EIA के मामला, IEEE और EIA के मामला देखने वाली एक कमेटी होती है, तो वो ये चीज़ों को देखती है। उसका भी एक डायरेक्टर होता है, EPA का एक डायरेक्टर होता है, और इसके अलावा ये तमाम जो एरियाज हैं इनके भी जो है डायरेक्टर्स होते हैं और कमेटीज होती हैं, ठीक है। अदर अप्रूवल्स, वही बात है कि ऐसा नहीं है कि अगर ये वाला अप्रूवल मिल गया तो आपको जो दूसरे अप्रूवल्स हैं किसी प्रोजेक्ट को लगाने से पहले वो नहीं लेने पड़ेंगे। यानी कुछ लैंड अप्रूवल्स होते हैं, फाइनेंशियल अप्रूवल्स होते हैं, टैक्सेशन के हवाले से होते हैं, स्टेट के और दूसरे जितने भी अप्रूवल्स हैं वो आपको करने होंगे। ये तो सिर्फ एनवायरमेंटल अप्रूवल था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। एक मिनट।